गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमने स्टार्ट करना है आपका सीए इंटर टैक्सेशन। ठीक है जी। आज आपकी इस टॉपिक की जो है फर्स्ट क्लास है, तो हम डेमो क्लास में करेंगे लीगल सिस्टम। ठीक है जी। ये लीगल सिस्टम आपके सिर्फ टैक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में आप कोई भी टॉपिक करते हो, दैट इज जो भी आपका लॉ से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए किसके पास क्या पावर्स हैं, ताकि आप ये डिसाइड कर सको कि अगर कभी किसी प्रोविजंस में कंफ्लिक्ट होता है तो उसमें से किसे प्रायोरिटी दी जाएगी, किसे फॉलो किया जाए। ठीक है। सबसे पहले जो लीगल सिस्टम इन इंडिया है वो आपका 3 टायर लीगल सिस्टम है। फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव, जिसका काम है टू मेक एक्ट। सेकंड है आपका एग्जीक्यूटिव, जिसका काम है टू इम्प्लीमेंट द एक्ट। दैट इज जो भी लेजिस्लेटिव द्वारा लॉ बनाया जाता है उसे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? उसे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है एग्जीक्यूटिव की। एंड थर्ड है जुडिशरी। अब जब एक ही लॉ को, एक ही एक्ट को देखिए पूरे ऑल ओवर इंडिया अप्लाई किया जाता है, इतने ज्यादा लोगों पर अप्लाई किया जाता है, तो डिस्प्यूट होने के चांसेस है। तो उसी डिस्प्यूट को सेटल करने की जिम्मेदारी किसकी है? जुडिशरी। अब लेजिस्लेटिव में सबसे पहले कि लेजिस्लेटिव को जो एक्ट बनाने की पावर है वो कहां से मिली? तो लेजिस्लेटिव को जो एक्ट बनाने की पावर मिलती है वो मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी। उसमें एक आर्टिकल 246 है जो एक्ट बनाने की पावर्स को एलोकेट करता है। एलोकेट किन के बीच में करता है? यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है। एक शेड्यूल 7 है जिसमें लिखा गया है कि जो मैटर्स शेड्यूल 7 के लिस्ट 1 में लिखे गए हैं उनके बारे में लॉ बनाने की एक्सक्लूसिव पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास होगी, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। सेकंड, जो मैटर्स 7th शेड्यूल में लिस्ट 2 में लिखे गए हैं उनके बारे में एक्ट बनाने की एक्सक्लूसिव पावर किसके पास होगी? स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। और ऐसे ही जो मैटर्स 3rd लिस्ट में लिखे गए हैं, दैट इज लिस्ट 3 में लिखे गए हैं, उनके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलकर लॉ बना सकते हैं। ठीक है। अब शेड्यूल 7 में जो लिस्ट है, जैसे मैंने कहा 3 लिस्ट है, तो एक आपकी फर्स्ट है लिस्ट 1, यहाँ पे लिस्ट 2 और यहाँ पे लिस्ट 3। ठीक है। अब क्योंकि देखो लॉ बनाने की पावर मैंने बोला लिस्ट 1 में किसकी है? यूनियन की है, तो इसको यूनियन लिस्ट भी बोल देते हैं। लिस्ट 2 में किसकी है? स्टेट की है, तो इसको स्टेट भी बोल देते हैं, स्टेट लिस्ट भी बोल देते हैं। और लिस्ट 3 में किसकी है? दोनों की मिलकर है, तो हम इसे कॉन्करेंट लिस्ट भी बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। ठीक है जी। अब देखिए यूनियन की जो लॉ बनाने की प्रोसीजर होता है, यूनियन कैसे लॉ बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट जब लॉ बनाएगी तो वो बनाया जाता है पार्लियामेंट। ठीक है जी। उसमें क्या होता है? सबसे पहले एक बिल प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में। फिर जब वो बिल, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज है, लोकसभा राज्यसभा, फिर जब वो बिल पार्लियामेंट के लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में अप्रूव हो जाता है, फिर वो बिल जाता है प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए, दैट इज प्रेसिडेंट की मंजूरी के लिए। और फिर जब उस बिल पर प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है तो वो बिल क्या बन जाता है? तो वो बिल फाइनली एक्ट बन जाता है। ठीक है। यहाँ पे आप प्रेसिडेंट एसेंट कर लेना, प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए जाता है। और जब उस बिल को प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है, प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल जाती है, तो वो बिल क्या बन जाता है? वो बिल फाइनली एक्ट बन जाता है। ठीक है। अब ऐसे स्टेट के केस में क्या होता है? स्टेट के केस में भी बिल प्रेजेंट किया जाता है। बिल कहां पे प्रेजेंट किया जाता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और फिर प्रेसिडेंट के इक्वल कौन होता है स्टेट में? गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो उनकी एसेंट मिलने के बाद क्या बन जाता है? वो एक्ट बन जाता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? यूनियन गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया लॉ, बनाया गया एक्ट पूरी की पूरी कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल होगा, जबकि स्टेट द्वारा बनाया गया एक्ट सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट तक एप्लीकेबल होगा। ठीक है।
कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर बनाना है, ठीक है। लेकिन अभी प्रैक्टिकली इसमें आज तक कोई भी एक्ट बनाया ही नहीं गया, दैट इज आज तक दोनों की कभी भी सहमति नहीं हुई कि मिलके वो उन मैटर्स के ऊपर एक्ट बना सके, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं जी एग्जीक्यूटिव का क्या काम है। तो एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, सिंपली एग्जीक्यूटिव का काम है इस एक्ट को इंप्लीमेंट करना, दैट इज लेजिस्लेटिव द्वारा जो भी एक्ट बनाए जाते हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन करवाना, उनकी पालना करवाना, ठीक है। अब इनको एग्जीक्यूटिव को पावर कहां से मिलती है, एग्जीक्यूटिव को पावर मिलती है उस पर्टिकुलर एक्ट से, दैट इज जिस एक्ट के अंदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अपॉइंट की गई है उसको उसकी पावर्स भी कहां से मिलेंगी, उसको उसकी पावर्स भी मिलेंगी उस पर्टिकुलर एक्ट से, ठीक है। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं, यूनियन गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट, तो वो पूरी की पूरी कंट्री पे एप्लीकेबल होता है, सेम एप्लीकेबल होता है, ठीक है, स्टेट वाइज चेंज नहीं होता। और दूसरी तरफ अगर मैं स्टेट एक्ट की बात करूं तो रिसेंटली पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स एक्ट 2018 करके एक प्रोफेशनल टैक्स लगाया गया, तो वो कहां पे एप्लीकेबल है, वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब में एप्लीकेबल है, ठीक है। कोई भी और स्टेट में उस एक्ट के अंदर रिकवरी नहीं की जा सकती या उस एक्ट के अंदर टैक्स नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की तरफ आ गए, तो एग्जीक्यूटिव को पावर कहां से मिलनी है, पर्टिकुलर एक्ट से, ठीक है। जैसे एग्जीक्यूटिव इनकम टैक्स के लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। जो आपके जितने भी इनकम टैक्स ऑफिसर्स है वो सभी उसी में आते हैं। आप आए दिन न्यूज सुनते हो, इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने रेड कर दी, इनकम टैक्स ऑफिसर ने इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया, ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिसर ने इतना कैश जब्त कर लिया। तो उनको ये पावर कहां से मिलती है, उनको ये सारी की सारी पावर मिलती है उनके उस पर्टिकुलर एक्ट से, दैट इज जिस एक्ट के अंडर उस एग्जीक्यूटिव बॉडी को बनाया गया है, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव तो एक्ट बनाती है सर, तो एग्जीक्यूटिव क्या करती है, एग्जीक्यूटिव को उन्हीं एक्ट के अंदर पावर दी जाती है रूल्स इशू करने की, रेगुलेशंस इशू करने की या नोटिफिकेशंस इशू करने की, ठीक है। अब देखिए आपने जहां कहीं भी एक्ट में लिखा होता है एज मे बी प्रेस्क्राइब, जैसे अभी आप सीपीटी फाउंडेशन करके आए हो तो उसमें देखो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में होता था, स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैव सच शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। तो हमने आपको बताया था प्रेस्क्राइब कौन करेगा, दैट इज एमसीए करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, क्यों, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसके लिए क्या इशू करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसके लिए इशू करती है रूल्स रेगुलेशंस। आप कहीं जगह पे पढ़ते हो इन सच फॉर्म एंड मैनर एज बी प्रेस्क्राइब, तो वो मैनर कौन प्रेस्क्राइब करेगा, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी प्रेस्क्राइब करेगी। किस फॉर्म में करेगी, रूल्स की फॉर्म में, रेगुलेशंस की फॉर्म में वो उसे प्रेस्क्राइब करेगी, ठीक है। फिर कई बार आप पढ़ते हो एक्ट में लिखा होता है एज मे बी नोटिफाइड, जैसे आपने पीएफआई की डेफिनेशन को अगर ध्यान दिया हो तो, ठीक है, तो उसमें लिखा होता है एज मे बी नोटिफाइड या सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, ठीक है। तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या इशू करती है, उसके लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी इशू करती है नोटिफिकेशन, ठीक है। इसके अलावा ऑल ओवर कंट्री जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे इसी एग्जीक्यूटिव बॉडी से जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि इनकम टैक्स में एग्जांपल दी थी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो उस केस में क्या है, उनको अपने ऑफिसर्स के काम करने के तरीके को भी स्टैंडर्डाइज करना है, गवर्न करना है। तो अपने ऑफिसर्स को गवर्न करने के लिए वो क्या करते हैं, उनको गवर्न करने के लिए वो इशू करते हैं सर्कुलर, दैट इज सपोज अगर कोई व्यक्ति जीएसटी में रिफंड के लिए एप्लीकेशन करता है तो ऑफिसर को ये डॉक्यूमेंट देखने चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्री में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम चलती है तो ऑफिसर इन डॉक्यूमेंट किसी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को स्किप भी कर सकता है या इस डॉक्यूमेंट्स को दूसरे तरीके से ले सकता है, ठीक है। तो ये उसको सर्कुलर्स बताए जाते हैं उनको गाइड करने के लिए, उनके काम को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो सर्कुलर्स फॉर ऑफिसर्स, ठीक है। इसके अलावा अब इनका काम क्या है, उसकी एक्ट की इंप्लीमेंटेशन करवाना, ठीक है। तो इंप्लीमेंटेशन करने के लिए ऊपर इन्होंने तरीका बता दिया, दूसरी चीजें क्या कर सकते हैं, उस एक्ट के बारे में उसका प्रमोशन कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं उसकी कंप्लायंस कैसे करनी है, आपके प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या करते हैं, ये लोग प्रेस नोट्स इशू करते हैं, फ्लायर्स इशू करते हैं, ठीक है। जो भी है आपका, जो भी बेसिकली जो गवर्नमेंट डोमेन, जो पब्लिक डोमेन में जाता है लोगों की अवेयरनेस के लिए, लोगों की जागरूकता के लिए, ठीक है।
फिर थर्ड आ गया हम जुडिशरी। अब एग्जीक्यूटिव ने एक बार एक्ट बना के छोड़ दिया, टाइम जब उसको जरूरत पड़ती है तो कभी अमेंडमेंट कर दी जाती है, लेकिन उसको डे टू डे बेसिस पे कौन इंप्लीमेंट करवा रहा है? एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करवा रहा है। अब प्रॉब्लम कब आती है? जब उस एक्ट में डिस्प्यूट अराइज होते हैं, जब लोगों को लगता है, जब एक व्यक्ति का विचार होता है कि उस चीज के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट या दैट इज जो एग्जीक्यूटिव में ऑफिसर उनको लगता है कि टैक्स लगना चाहिए। पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल्स इसकी भी लिख देता हूँ। इसकी एग्जांपल है, जैसे उधर हमने लिखा इनकम टैक्स एक्ट, तो यहाँ पे आप लिखोगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, CBDT। ऐसे ही स्टेट वाले की टैक्स है, पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। अब जब डिस्प्यूट अराइज होते हैं, जब अब ऑफिसर ने रेड कर दी, लेकिन उस व्यक्ति को लगता है कि मेरे यहाँ पे रेड नहीं होनी चाहिए थी, या मेरे यहाँ पे जो रेड की गई है वो गलत की गई है, या ऑफिसर को लगता है कि हमने ये इतना कैश जब्त किया तो इसका मतलब ये व्यक्ति गिल्टी है और इसको सजा दी जानी चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति बोलता है कि मेरा तो जेन्युइन ट्रांजैक्शन थी या मेरा जेन्युइन कैश है। तो ऐसे झगड़ों को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है? ऐसे झगड़ों को सॉल्व करने के लिए जुडिशरी बनाई गई, ठीक है। अथॉरिटी वाइज आपको पता है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसमें एक ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर किसी व्यक्ति को डेथ की पेनल्टी सुना देती तो उसके बाद आप प्रेसिडेंशियल पार्डन के लिए जा सकते हो, अदरवाइज हाईएस्ट अथॉरिटी हमारी सुप्रीम कोर्ट ही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट प्रेजेंटली 1 ही है और हाई कोर्ट हमारी 25 है, क्योंकि कुछ स्टेट शेयर करती हैं, लाइक हम भी शेयर करते हैं, पंजाब एंड हरियाणा आपस में, ठीक है। उसके बाद जो प्रैक्टिकली हमें देखने को मिलती है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लेकिन वो जुडिशरी में होती है क्रिमिनल मैटर्स के लिए। जनरली हम सिविल लोग हैं, टैक्सेशन की बात करते हैं, तो हमारे लिए क्या होते हैं? हमारे लिए होते हैं ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, GST ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो हमारे लिए क्या होते हैं? ट्रिब्यूनल। जब हम कोई भी केस करते हैं तो हम कैसे जाते हैं? हम जाते हैं सबसे पहले ट्रिब्यूनल में, ट्रिब्यूनल से जाते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है जी। ट्रिब्यूनल की अथॉरिटी उसकी ज्यूरिसडिक्शन तक, दैट इज जिस एरिया का ट्रिब्यूनल है, सपोज पंजाब का ट्रिब्यूनल है तो उसकी अथॉरिटी पंजाब तक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की होती है। फिर हाई कोर्ट में चले गया, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में चले गए, तो उसके डिसीजंस की अथॉरिटी ऑल ओवर पंजाब एंड हरियाणा हो जाएगी। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट चले गए तो उसके डिसीजंस की अथॉरिटी क्या हो जाएगी? ऑल ओवर इंडिया हो जाएगी। अब एक इसमें टर्मिनोलॉजी का फर्क होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स, जो ट्रिब्यूनल्स इशू करती हैं, ये क्या पास करते हैं? जो ट्रिब्यूनल्स इशू करती हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्डर्स, और जो कोर्ट्स इशू करती हैं उसे हम बोलते हैं जजमेंट्स, ठीक है। तो जुडिशरी क्या इशू करती है? जुडिशरी इशू करती है ऑर्डर्स, अगर वो ट्रिब्यूनल है, और अगर वो कोर्ट है तो जजमेंट्स, ठीक है। तो अब जब धीरे धीरे ये भी डेवलपमेंट हो जाती है, झगड़े सॉल्व कर लिए जाते हैं। अब देखिए, एक किसी व्यक्ति के झगड़े में, किसी डिस्प्यूट में फैसला हो चुका है, तो क्या हमें सिमिलर मैटर बार बार वहां पे लेके जाने से कोई फायदा होगा? ठीक है, अनलेस की एक्ट में कोई चेंज हो चुका हो या फिर एग्जीक्यूटिव के रूल्स में कोई चेंज हो चुका, ठीक है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम सिंपली क्या है? जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव द्वारा बनाए गए एक्ट को, लॉ को पढ़ के इन डिसीजन देना, ठीक है। अब इसमें एक चीज और पॉइंट नोट करनी है कि यहाँ पे आपका एक डिफरेंस और क्लियर होना चाहिए, एक्ट वर्सेस लॉ। अब देखिए, यहाँ पे एक्ट क्या था? जो लेजिस्लेटिव ने बनाया था, लेकिन जब हम वर्ड यूज करते हैं लॉ, तो लॉ अपने आप में एक बहुत वाइड टर्म है, और लॉ में ये तीनों चीजें आ जाती हैं, दैट इज आपका एक्ट प्लस रूल्स रेगुलेशंस, दैट इज जो भी एग्जीक्यूटिव द्वारा इशू किया गया है, ठीक है। रूल्स रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, इवन फ्लायर्स कैन बी इक्वल। अब यहाँ पे आप सोचोगे सर सर्कुलर्स क्यों नहीं? क्योंकि मैंने कहा था सर्कुलर्स उनके ऑफिसर्स के लिए होते हैं, ठीक है, वो जनरल पब्लिक के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते, ठीक है। आप चाहो तो उनके ऑफिसर्स को कह सकते हो कि सर आप इसे फॉलो करने के लिए लायबल हो, अथॉरिटी ने आपको बोला है, लेकिन वो आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं होती, ठीक है। और ये आपके ऑर्डर्स हैं, जजमेंट। तो जब हम वर्ड यूज करते हैं लॉ, तो लॉ अपने आप में एक वाइडर टर्म हो जाता है, ठीक है। इसीलिए अब से आप इसे इंटरचेंजेबली यूज नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं बुक पे। देखिए, बुक में आपका फर्स्ट है चैप्टर 1 इनकम टैक्स एक्ट का जो पार्ट है, ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट आपका बेसिक कंसेप्ट है, हम जो है आपका इंस्टीट्यूट के मटेरियल को इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसे रख दो या पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें उसे पढ़ना चाहिए। और जो आपका एग्जाम है या आपके
जो क्वेश्चन के स्टैंडर्ड आते हैं वो तभी आपको यहाँ से पता लगेगा, ठीक है। जो भी वर्डिंग यूज की जाती है, कई बार लगता है कि एग्जाम में वर्डिंग बहुत टिप थी, वो टिप नहीं थी, बेसिकली जो वो अपनी बुक्स में यूज करते हैं उन्होंने वैसे ही ड्राफ्ट किया होता है, ठीक है। एनालिसिस बाद में रीड करेंगे, फर्स्ट जो हमने अभी इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर किया वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो व्हाट इज टैक्स, ठीक है। तो ये हम साथ में रीड करते हुए चलेंगे, जहां पे कोई वर्ड में दिक्कत होगी कुछ भी होगा मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। देखिए, लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ टैक्स। टैक्सेस आर कंसीडर्ड टू बी कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। दैट इज, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, जनरली एक गवर्नमेंट को टैक्स क्यों चाहिए? अब देखिए, गवर्नमेंट को पूरी की पूरी कंट्री को रन करना है, गवर्नमेंट के अपने खर्चे हैं, एम्प्लॉइज का के उसके खर्चे हैं, डेवलपमेंट करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ब्रिजेस बनाने हैं, रोड बनाने हैं, हर चीज के लिए खर्चा है। तो उस खर्चे को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? आपसे पैसे लेने पड़ते हैं, ठीक है। और ये कंसेप्ट कोई नया नहीं है, ये बहुत पहले से चल रहा है, पहले से कर की फॉर्म में लगाया जाता था, ठीक है। जो हम बोलते हैं वो भी टैक्स ही है, बेसिकली टैक्स का हिंदी मीनिंग है, ठीक है। तो राजा महाराजा के टाइम पे, ये पुराने टाइम से लगाया जा रहा है, ठीक है। देखिए, टैक्सेस आर प्रेजेंटली जो है आपका गवर्नमेंट सिस्टम हो गया, तो लॉबिड बाय द गवर्नमेंट्स टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस या इनडायरेक्ट टैक्सेस हम जनरली समझते भी हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं। मैं एक सिंपल मीनिंग लेता हूं। जब डायरेक्ट टैक्स होता है, मैं एक बार अपने उससे करता हूं कि मैं कैसे समझता हूं। देखिए, जब डायरेक्ट टैक्स होता है तो जो टैक्स पेयर है और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में कोई नहीं होता, टैक्स पेयर डायरेक्टली गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है, ठीक है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स पेयर से इनडायरेक्टली पैसा कलेक्ट करती है थ्रू सेलर, दैट इज जो भी व्यक्ति गुड्स या सर्विसेज सेल कर रहा है। अब ये टर्म वाइड हो चुकी है, सप्लायर्स हो चुकी है, ठीक है। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट को जो पैसा आता है वो टैक्स पेयर से डायरेक्ट नहीं आता, टैक्स पेयर पहले जो भी आपके सेलर्स हैं या सप्लायर्स हैं जो गुड्स बेच रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, उनको देती है और फिर वो कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देते हैं। तो इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज इनडायरेक्टली गवर्नमेंट तक रीच करता है, ठीक है। टैक्स पेयर यहाँ पे कौन है? यहाँ पे कंज्यूमर है बेसिकली, क्योंकि हम करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, सारा का सारा जो टैक्स का बर्डन होता है वो कंज्यूमर को बियर करना होता है। चलो यहां से एक बार मीनिंग रीड कर लेते हैं। देखो, इफ टैक्स इज लेविड डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ ए पर्सन, देन इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। द पर्सन हु pays the tax to the government cannot recover it from somebody else. The burden of a direct tax cannot be shifted. जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में, इफ टैक्स इज लेविड ऑन द प्राइस ऑफ ए गुड और सर्विसेज, देन इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, क्योंकि वो इनडायरेक्टली कस्टमर से रिकवर कर लिया जाता है। In the case of indirect taxes, the person paying the taxes passes on the incidence that is burden to another person. देखिए, टाइप ऑफ टैक्सेस में डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, टाइप्स ऑफ टैक्स में फर्स्ट दो आ गई, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स जो हमने करना है इस सिलेबस में। सेकंड इज टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स, ठीक है, तो डायरेक्टली चार्ज किए जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपके भी मेनली बचे हैं जीएसटी एंड कस्टम, ठीक है। इससे पहले हमारे कौन से चलते थे? इससे पहले हमारे मेजर 4 एक्ट चलते थे। फर्स्ट इज एक्साइज, जो किस पे लगाया जाता था? मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है जी। सेकंड वाज सर्विस टैक्स, दैट इज जो फाइनेंस एक्ट 1994 हुआ करता था, वो किस पे लगाया जाता है? सर्विसेज, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग को गुड्स पे लगेगा, ये सर्विसेज को नहीं होगी। और फोर्थ आपका होता था सेल टैक्स, उसके 2 पार्ट्स होते थे। अगर तो इंट्रा स्टेट सेल है, दैट इज विद इन द स्टेट है, इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स, दैट इज एक स्टेट के अंदर है तो उसके ऊपर लगता था वैट। और अगर आपकी होती थी इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स, दैट इज जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट इन्वॉल्व होती थी
तो उस केस में लगता था CST, दैट इज सेंट्रल स्टेट टैक्स। ठीक है, अब पहले ये प्रॉब्लम थी कि पहले एक ही ट्रांजेक्शन पर 4 एक्ट ये लगते थे डायरेक्टली, और इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे टैक्स हुआ करते थे, दैट इज जो सेस की फॉर्म में गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। तो अब लेकिन उससे क्या हो रही थी, बिजनेसेस को बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि एक तो जो एक्साइज था, सर्विस टैक्स था, वो कॉम्प्लिकेटेड था, दूसरी चीज एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग पे लग जाता था, आपने सेल की है या नहीं की उसको कंसिडर नहीं किया जाता था। फिर वैट और CST में बड़ा झगड़ा होता था, दैट इज कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, वैट का रेट हर स्टेट में चेंज हो जाता था। तो गवर्नमेंट ने एक लॉज की सिंप्लीफिकेशन के लिए, एक जो है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इन सभी एक्ट को प्लस इसके साथ साथ छोटे छोटे एक्ट लगते थे, लाइक लग्जरी टैक्स, लाइक एंटरटेनमेंट टैक्स, लाइक सेंट्रल एक्साइज की बहुत सारी ड्यूटीज होती, उन सभी को बंद करके क्या किया, उन सभी को बंद करके एक सिंगल GST एक्ट लगा, जो किसके ऊपर लगता है, ऑन सप्लाई। तो इन्होंने क्या किया, मैन्युफैक्चर, सेल, सर्विस सब हटा दिया, इन्होंने बोला ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, दैट इज जहां पे आप दोनों चीजें मिक्स दे रहे हो वहां पे भी। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, इन सभी पे GST लगेगा। एंड ये आपका कस्टम्स ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी आपकी जो है, जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने पे लगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, वायर टैक्सेस लेविड, तो गवर्नमेंट को खर्चा करना है उसके लिए लगाए जाते हैं। द रीजन फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस इज दैट दे कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। रेवेन्यू सो रेज्ड इज यूटिलाइज्ड फॉर मीटिंग द एक्सपेंस ऑफ गवर्नमेंट, लाइक डिफेंस, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक रोड्स एंड। ठीक है, तो जितने भी गवर्नमेंट को डेवलपमेंट लेनी है, डेवलपमेंट इनिशिएटिव करने हैं, उन सभी के लिए टैक्स चाहिए। ठीक है, फिर आपकी ये डिस्कस करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो हम अभी रीड भी करके आए, जो मैंने आपको फर्स्ट डायग्राम किया था। ठीक है, अब यहां से हमें क्विकली रीड करना है, कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 265 lays down that no tax shall be levied or collected except by authority of law। ठीक है, तो ये क्या बात करता है, ये सिर्फ ये बात करता है कि अगर गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स कलेक्ट करना है तो उसकी पावर कहां से होनी चाहिए, उसकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए। ठीक है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, तो अथॉरिटी कहां से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से। अकॉर्डिंगली फॉर लेवी ऑफ एनी टैक्स ए लॉ नीड्स टू बी फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। Constitution of India gives the power to levy and collect taxes whether direct or indirect to the central and state government। तो जो भी पावर है, मैंने आपको कहा था आर्टिकल 246 में डिस्ट्रीब्यूट की गई है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। The parliament and the state legislatures are empowered to make laws on the matters enumerated in the 7th schedule by virtue of article, that is by provisions of article 246 of the Constitution of India। क्या हमें ये नंबर याद रखने हैं, मैं आपको वो भी एक जो शुरू में डाउट्स भी होते हैं कि क्या हमें एक्ट के नंबर याद रखने हैं, शुरू में लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एज ए प्रैक्टिकल पर्पस में, ऐसे प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट चीज, आपको अगर एक्ट अच्छी तरह याद करना है, एब्जॉर्ब करना है, तो आपको नंबर के साथ याद रखना चाहिए। दूसरी चीज, जब आप एक्ट को नंबर के साथ याद रखते हो तो वो याद रखना इवन ईजी हो जाता है। हम जब क्लास में प्रैक्टिस करेंगे तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सेक्शंस को, नंबर को याद रखने की। ठीक है, एक तो नंबर के साथ याद रखना इजी होता है। सेकेंडली, जब आप प्रैक्टिकली किसी से बात करते हो तो नंबर के साथ जब आप बात करते हो तो सामने वाले पे भी इंप्रेशन पड़ता है। आप देखो, आपको फाउंडेशन में भी टीचर्स बताते होंगे कि जब आप अपनी आंसर शीट में सेक्शन कोड करते हो तो उसका भी एक अलग इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है। ठीक है, और हमें तो इसमें आगे बनना, जाके प्रोफेशनल है, तो आपको तो लोगों को कंसल्ट करना है। तो आप ऐसे जनरल करते अच्छे लगोगे ना कि ऐसे करके सर ऐसे ही लिखा होगा। ठीक है, तो आप अगर स्पेसिफिकली सेक्शन के साथ बोलोगे तो उतना ज्यादा वो पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है, उतना ज्यादा आपको दूसरों से अलग बनाता है। ठीक है, तो जो है आपकी पावर कहां से डिस्ट्रीब्यूट की गई है, 246 में, जिसके अंडर एक 7th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल में क्या है, मैटर्स लिखे गए हैं, एन्यूमरेट्स में जो है कलेक्ट किए गए हैं वहां पे एक जगह। 7th schedule to article 246 contains 3 lists which enumerate the matters under which the parliament and the state legislature have the authority to make laws for the purpose of the taxes। The following are the list। First is the union list। उस केस में देखिए, पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन द मैटर्स कंटेन्ड इन यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट में द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, जो मैंने बोला था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, has the exclusive power to make laws on the matters contained in the state list। and third is concurrent list, जहां पे दोनों मिलकर बनाएंगे। both parliament and state legislatures have the power to make laws on the matters contained in the concurrent list।
देखिए इनकम टैक्स एज दी इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स, दैट इज गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। एंट्री 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट, अब यहाँ पे ध्यान रखिए एंट्री 82, नंबर याद रखना की जरूरत नहीं है। एंट्री 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में आने का मतलब क्या है, उसके बारे में लॉ बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। लिस्ट 1 in the 7th schedule to article 246 of the constitution of India has given the power to the parliament to make laws on taxes on income other than agriculture income। ठीक है, तो ये बता रहा है एंट्री 82 में क्या लिखा है, दैट इज पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक लॉज ऑन टैक्सेस अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। मतलब जो भी इनकम के ऊपर टैक्स होंगे उनके बारे में लॉ बनाने की पावर किसके पास है, एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट को, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। वो हम आगे जाके अब इसमें है नहीं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाना एक स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना होता है कि उसे एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स कलेक्ट करना है कि नहीं करना है। नेक्स्ट आ गया ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स में देखिए क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे। फर्स्ट इज इनकम टैक्स एक्ट, जो कि पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाएगा, लेजिस्लेटिव द्वारा बनाया जाएगा। एक एनुअल फाइनेंस एक्ट, जो हम बोलते हैं हर साल बजट आता है, तो बजट में क्या किया जाता है, पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, अगले साल में इनकम टैक्स एक्ट में क्या क्या चेंजेस करने हैं वो सभी को कलेक्टिवली ड्राफ्ट करके उसको प्रेजेंट किया जाता है बजट के साथ। ठीक है, वो आपका बन जाता है एनुअल फाइनेंस एक्ट। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स रूल्स, जो कि एग्जीक्यूटिव द्वारा इशू किए जाएंगे। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस, जो कि एग्जीक्यूटिव द्वारा इशू की जाएंगी। और लीगल डिसीजंस ऑफ द कोर्ट्स, जो कि जुडिशरी, दैट इज जो जुडिशरी द्वारा दी जाएंगी। ठीक है, अब देखिए ये आपकी सभी चीजें उतनी क्विकली आप ग्रैस्प कर पा रहे हो, क्यों, क्योंकि हमने एक पूरा ओवरव्यू इसका रीड कर लिया। ठीक है, तो ये आपका जुडिशरी का पार्ट आ गया, जो भी इनके द्वारा ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स दी जाएंगी। ठीक है, The various instruments of the law containing the law relating to income tax are explained below, ने वन बाय वन किया है। इसको आज के लिए, हाँ हम ऐसा करते हैं, आज के लिए इसको यहीं पे रीड करते हैं, यहीं तक रीड करते हैं, फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।